इसमें हम बस एक चीज स्किप करेंगे यहाँ पर, रिफरेंस फ्रेम क्या है। हम लोग जब रिलेटिविटी स्टार्ट किए थे तो इसको डिफाइन किए हुए हैं, रिफरेंस फ्रेम। दो टाइप का रिफरेंस फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। ये रिलेटिविटी चैप्टर में देखिएगा, सबसे पहले वो किए होंगे। ठीक है। यस सर। हाँ, अरे किसी भी बॉडी या पार्टिकल का मोशन को देखना है तो वो किसी न किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखना होता है। ये जो बोलेंगे कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है, ये गलत हुआ। ऐसे बोलना चाहिए कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इतना है। जब भी वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब चर्चा करोगे तो किसी न किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चर्चा करना होगा, और उसी ऑब्जर्वर को रिफरेंस फ्रेम बोलते हैं फिजिक्स में। वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर नहीं बोल के विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिफरेंस फ्रेम बोलेंगे। तो ऑलवेज किसी भी चीज का मोशन को स्टडी किया जाता है किसी न किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन स्टडी करोगे उसी को रिफरेंस फ्रेम बोलेंगे। और फिजिक्स में ऑब्जर्वर को ऐसे दिखाते हैं, ये 3 गो एक्सिस लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड एक्सिस, ओरिजिन, यही ऑब्जर्वर है, इसी का मैथ फिजिकल नाम रिफरेंस फ्रेम है। ये ओरिजिन ऑफ रिफरेंस फ्रेम, इसी को रिफरेंस फ्रेम बोलते हैं। मैथमेटिक्स वाले लोग इसका नाम कोऑर्डिनेट सिस्टम देता है, हम लोग फिजिक्स में इसी को एक और नाम देंगे, रिफरेंस फ्रेम। फिर आया था टाइप्स ऑफ रिफरेंस फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल में बोला था कि ऐसा कोई रिफरेंस फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में किसी फ्री बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ये सब थोड़ा देख लोगे रिलेटिविटी चैप्टर में, ये रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट। हम यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा रिव्यू करेंगे जो अपने सिलेबस में है लिखा हुआ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको रिव्यू करना। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का रिव्यू की बात कर रहा है, पूछेगा नहीं, लेकिन पता नहीं क्या पूछेगा। सिलेबस तो न्यू सिलेबस है, टोटली 11 का चीज है। कम से कम सिलेबस में जो मेंशन है उसकी चर्चा तो हम लोग कर लें, कहीं पूछ ही दिया है सब में से। 3 गो लॉ है न्यूटन्स का, 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसको सब कोई कैसे जानते हो? A body will be at rest, then it will continue at rest. Or a body will be in motion, then it will continue in motion unless an external force is act on it. ना, कोई बॉडी रेस्ट Yes. में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे। ऐसे ही जानते हैं ना न्यूटन फर्स्ट लॉ को, यही था ना? यस सर। हाँ, इसमें थोड़ा एक गलती बोलते हो आप लोग, एक बात गलती बोलते हो इसमें। बोलते हो कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ये तो ठीक था, लेकिन ये जो बोलते हो कि मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यहां गलती कर दिया। मोशन भी 2 टाइप का होता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ मोशन और एक वेरिएबल वेलोसिटी से चलता हुआ मोशन। तो इसमें, इस दोनों में किस मोशन का बात न्यूटन किया था? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। ये वर्ड यूज नहीं करते, खाली मोशन वर्ड यूज कर देते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन बोलना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं यहां पर, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स a state of rest, it's a state of rest
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। खाली मोशन वर्ड यूज नहीं करना है, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line path, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line path, ऐसे बोलना था। खाली ये वर्ड यूज नहीं करना, ये पूरा बोलना। देखो, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line path, इसको शॉर्टली बोलना तो बोलना विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ब्रैकेट में लिख दो, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कोई वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट होने के लिए क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यदि रास्ता स्ट्रेट लाइन बोला तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी का। स्ट्रेट लाइन पाथ पर यदि मोशन की बात करते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म मोशन बोलते हो यानी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन बोलने से स्पीड कांस्टेंट समझना, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट समझना। और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ बोलने से वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट समझना। तो एक ये यूनिफॉर्म मोशन कहना चाहता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ करना चाहता है डायरेक्शन कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, तो आप सिंपली बोल सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट। कॉमा दोगे, unless a resultant external force, unless a resultant external force is compelled, compelled मतलब चेष्टा करना, to change that state, compelled to change that state, मतलब ये वो बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में कंटिन्यू करेगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को कंटिन्यू करेगा जब तक कि उस पर कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स उसके स्टेट को चेंज करने का चेष्टा नहीं करता। कंपेल्ड मतलब ट्राई करना। समझे डिफिनीशन फर्स्ट लॉ का? यस सर। देखो एक बात, इसको और छोटा बना सकते हो आप। कैसे छोटा? ये रेस्ट में जो बात किए हो, ये रेस्ट में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिए तो उसी के अंदर रेस्टो आ गया। अरे कोई जीरो वेलोसिटी में है, रेस्ट में है ऑलवेज, अलग से रेस्ट बोलने की जरूरत है ही नहीं यदि कांस्टेंट वेलोसिटी बोल दिए तो। अच्छा, और उस पर कोई फोर्स नहीं लगे तब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। फोर्स लगा दोगे तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। तो कोई फोर्स नहीं लगे बॉडी पर तब बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यही तो दो बात है इसमें, यही तो मेन दो बात है फर्स्ट लॉ में। यदि किसी बॉडी पर कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मेन बात तो यही दो 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 चीज है। रेस्ट में बोलने की जरूरत ही नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दिए तो। और बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगे उस तरह के बॉडी को फ्री बॉडी बोलेंगे। यदि किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगता है तो उसको फ्री बॉडी बोलते हैं। तो आप शॉर्टली इसको, इस डिफिनीशन को शॉर्टली क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, ए फ्री बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी
बताओ ये जितने भी बात लिखे थे सब बात इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, बताइए तो। नहीं है इंक्लूड। लास्ट में क्या बोला था, कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, उसकी बदला में क्या बोल दिया यहाँ, फ्री बॉडी। जब कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। सब बात तो है इस लाइन में इंक्लूड। कितना छोटा हो गया फर्स्ट लॉ। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ए फ्री बॉडी मूव्स विथ जीरो एक्सेलरेशन। ये पता होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt। जब v कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। यदि v कांस्टेंट कर दोगे तो क्लियरली dv बाई dt जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो शॉर्टली फर्स्ट लॉ को आप ऐसे मेंशन कर सकते हो। दूसरा देखेंगे हम लोग सेकेंड लॉ। बस रिकैप करना है, रिव्यू करना है इसका, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का, थर्ड लॉ का क्या होता है, इसको माइंड पर लाना और फिर दूसरे बात में इन करना। चलिए सब लिख लिए। यस सर। तो हम लोग सेकेंड लॉ की बात करेंगे। उस सेकेंड लॉ में एक चीज की जरूरत पड़ेगा हम लोग को, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये चीज हम अभी एक पार्टिकल के लिए बात करने चल रहे हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अभी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। बाद में ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम पढ़ना है इसी चैप्टर में। यानी एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम होगा, उस सिस्टम का क्या लीनियर मोमेंटम। सेकेंड चैप्टर में कोई रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम, जिसमें वो भी एक बहुत ज्यादा एक से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम है। तो क्या डिफरेंसेस रहेगा यहाँ पर। अब जैसे देखो एक पार्टिकल की बात की, एक गैसियस सिस्टम की बात करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, उसका क्या मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम। एक रॉड लोगे तो रॉड में भी बहुत सारे पार्टिकल्स है लेकिन वो रिजिड बॉडी है, उसका क्या लीनियर मोमेंटम होगा। यही सब में डिफरेंसेस देखना है। अभी तो स्टार्टिंग लीनियर मोमेंटम क्या है इसको समझने के लिए एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम के लिए बात कर रहे हैं। तो मान लो कोई पार्टिकल m मास का कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पाथ पर, उसका वेलोसिटी वेक्टर भी मास m, किसी रिफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं वेक्टर p से, एंड इट इज डिफाइंड बाय मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर v। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलोसिटी। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। लेकिन एक जरूरी बात, ये लीनियर मोमेंटम कोई भी ऑब्जर्वर निकाल सकता है। वो ऑब्जर्वर इनर्शियल हो या नॉन इनर्शियल हो, उससे मतलब नहीं है। दोनों ऑब्जर्वर, मान लो ये रिफरेंस फ्रेम इनर्शियल है तो वो भी फाइंड कर सकता है इस पार्टिकल का मोमेंटम, या कोई रिफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो वो भी फाइंड, मतलब ऐसा कोई रिफरेंस फ्रेम जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इनर्शियल, वो भी फाइंड करेगा इस पार्टिकल का मोमेंटम। या कोई रिफरेंस फ्रेम जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी फाइंड कर सकते। सब रिफरेंस फ्रेम को अलाउ किया गया इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए। और जो रिफरेंस फ्रेम फाइंड करेगा वो अपने रिस्पेक्ट वाला वेलोसिटी यूज करेगा। मान लो हम उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो हमारे नजर में क्या वेलोसिटी है उस पार्टिकल का वो यूज करेंगे यहाँ।
आप निकाल रहे हो उसी पार्टिकल का, तो आपके नजर में क्या वेलोसिटी है उस पार्टिकल का, वो आप यूज करना। जो ऑब्जर्वर निकालेगा उस पार्टिकल का मोमेंटम, वो अपने रिस्पेक्ट वाला वेलोसिटी यहां यूज करेगा। तो तब तो एक बात क्लियर हो गया कि अलग अलग ऑब्जर्वर के नजर में सेम पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम अलग अलग होगा। नहीं, जरूरी है मेरे नजर में वेलोसिटी जो होगा वो आपके नजर में भी पार्टिकल का वही होगा। जरूरी है। No, sir. मतलब सेम पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम अलग अलग ऑब्जर्वर के नजर में अलग अलग हो सकता है। तो ये लीनियर मोमेंटम हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिफरेंस फ्रेम, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ये थोड़ा देख लेना, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम किसको बोलेंगे। ये रिलेटिविटी चैप्टर में हम पढ़ाए हुए हैं आपको। तो जो डिफरेंस फ्रेम निकालेगा वो अपने रिस्पेक्ट में वेलोसिटी यूज करेगा। अच्छा, एक डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, इसी को बोला जाता है फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है। ये सब उतार लिए? Yes, sir. तो एक एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होना है रोटेशनल चैप्टर में। यहां लीनियर मोमेंटम ये क्या है, ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी मोशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है ये? मान लो एक साइकिल वाले में आप 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड डाल के और उसके इंजन को स्टॉप कर दो। एक बस वाले में 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड डाल के उसके इंजन को बंद कर दो। तो बताओ कौन ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा? दोनों का इंजन को स्टॉप कर दिया गया, लेकिन दोनों में सेम स्पीड डाल के छोड़े थे, तो ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? बस वाला। बस वाला। हाँ, यहां पर देखिए स्पीड दोनों में सेम डाला था, तो जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा दूरी जा रहा है। अच्छा, अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट। मान लो दो साइकिलें, दो सेम मास का है साइकिल वाला, दोनों साइकिल वाला का मास सेम है, साइकिलों का मास सेम है, और अलग अलग स्पीड डाल के छोड़ा, तो फिर कौन ज्यादा दूर जाएगा? जिसमें ज्यादा स्पीड था, जिसमें ज्यादा मास सेम रखे हैं दोनों का हम लोग, मास सेम रखेंगे तो ज्यादा स्पीड वाला ना ज्यादा दूर जाएगा। यस सर। एक बार देखा कि सेम स्पीड डाल के छोड़ा तो ज्यादा मास वाला ज्यादा दूर जा रहा है। एक बार देखा कि सेम मास में डिफरेंट स्पीड डाला तो ज्यादा स्पीड वाला ज्यादा दूर जा रहा है। तो बोलेंगे ना हम लोग बस वाला और साइकिल वाला केस में कि बस वाले के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, वो ज्यादा दूर गया, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वेलोसिटी तो सेम था, मास ज्यादा होने के चलते मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर रहा है, जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा दूरी जा रहा है, स्पीड सेम है, यानी कोई क्वांटिटी है बॉडी से रिलेटेड
ड्यूरिंग मोशन जो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहां देखा कि मास सेम रखा, स्पीड डिफरेंट रखा, तो जिसका ज्यादा स्पीड था वो ज्यादा दूर गया, यानी वो क्वांटिटी स्पीड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मास का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड का भी, तो उसी क्वांटिटी को लोग मोमेंटम नाम दिया। तो मोमेंटम एक तरह से कोई बॉडी के जब मोशन में होता है तो किस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है कम है, इस बात को न्यूमेरिकली मेजर करता है। न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, फिजिक्स का तो ये काम ही है हर बात को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना। बोलते हैं बस में ज्यादा अमाउंट में मोशन था, वो ज्यादा दूर गया, तो यही क्वांटिटी है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब आता है यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग थोड़ा ऐसे समझें। यदि किसी बॉडी पर फोर्स 0 है तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोला था कि बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यही बोला था ना फर्स्ट लॉ? नहीं? यस सर। अच्छा, अब वेलोसिटी कांस्टेंट होना, इसको मास से गुना कर दो तो ये भी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट चीज है बॉडी का, यानी मोमेंटम कांस्टेंट होना। यानी जब बॉडी पर फोर्स 0 तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट, यानी तब dp बाई dt भी 0 होगा। मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। लेकिन यदि फोर्स 0 नहीं हो, यदि फोर्स 0 नहीं है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ तब वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी तब dp बाई dt भी 0 नहीं होगा ना। यस सर। आप देखिए, बताओ इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या गौर कर रहे हैं कि जो dp बाई dt है वो फोर्स पर डिपेंड कर रहा है? नहीं? यस सर। जब फोर्स 0 था तो dp बाई dt 0 था, जब फोर्स 0 नहीं है तो dp बाई dt भी 0 नहीं है। इट मीन्स दैट dp बाई dt डिपेंड्स ऑन फोर्स। नहीं? Thus, it Yes, is sir. clear that dp by dt depends on force। यानी dp by dt is function of force। कोई चीज किसी पर डिपेंड करता है तो बोलते हैं ना कि ये उसका फंक्शन है। y x पर डिपेंड करता है तो बोलते हो ना y बराबर fx। वही बात, dp बाई dt फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी dp बाई dt फंक्शन ऑफ फोर्स। तो ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, ये न्यूटनो देखा था, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है ये चीज न्यूटन देखा। dp बाई dt और फोर्स के बीच कैसा रिलेशन है, कैसा डिपेंडेंस है, 1/f है कि f स्क्वायर है कि f के बराबर है, ये चीज सबसे पहली बार न्यूटन ने देखा अपने एक्सपेरिमेंट में।
उतार लिए? Yes, sir. According to experimental observation of Newton, he observed that dp by dt is actually directly proportional to f. Experimentally, Newton observed that dp by dt is directly proportional to force, and it is called Newton's second law. करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे बढ़ाते हैं।